नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। सीमा पर युद्ध हो ना हो, लेकिन गोदी मीडिया के चैनलों पर युद्ध हो रहे हैं। एंकर और एंकरनियों को बस केवल बस चल रह गया है कि वो युद्ध की पोशाक पहन के आए, हाथ में एक AK-47 लेकर आए, टैंक पर बैठ के आए। ऐसा माहौल बना दे रहे हैं जैसे आज रात को ही फैसला हो जाएगा। कुछ चैनल तो लिख कर आ रहे हैं कि आज रात को पाकिस्तान खत्म। माहौल बना दे रहे हैं। सरकार ने एडवाइजरी करी कि कोई भी सेना की गतिविधि ना दिखाए, लेकिन गोदी मीडिया के चैनल खुलेआम लाइन ऑफ बॉर्डर पर दिखा रहे हैं कि यहाँ क्या कार्रवाई चल रही है। गजब देश के लोग हैं, गजब गोदी मीडिया है। प्रतिबंध उन पर नहीं लगेगा, प्रतिबंध 4 पीएम पर लगेगा, क्योंकि 4 पीएम कह रहा है कि भारत में हिंदू मुसलमानों की एकता जरूरी है। भारत में दोनों के बीच का प्यार जरूरी है। पाकिस्तान चाहता है कि दोनों लड़ लड़ के रहे, और हमारी अपील है कि दोनों एकजुट होकर रहिए, देश के लिए जरूरी है। हालात क्या हैं? क्या भारत युद्ध की स्थिति में है? और अगर भारत युद्ध के मैदान में जाएगा तो भारत के बाजार का क्या होगा? तमाम महत्वपूर्ण विषय पे और मेरे चैनल को खोलने के लिए क्या रणनीति है, इस पे भी मैंने राजीव रंजन से बात करी, सीधे नागपुर। मैंने उनसे आर्थिक पहलू जानने की कोशिश करी। मैंने उनसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है। मैंने उनसे पूछा कि आखिर इन सारी गतिविधियों का परिणाम क्या होने वाला है। आप ये खबर भारत में 4 पीएम यूपी पर देख रहे हैं, क्योंकि हमारा नेशनल चैनल बंद है। आज हमारी सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। आपसे गुजारिश है कि दुआ करिएगा कि फैसला हमारे हक में हो, क्योंकि 4 पीएम पूरे देश की आवाज बन चुका है। सरकार को इसीलिए 4 पीएम से परेशानी है, क्योंकि 4 पीएम देश में प्यार की, मोहब्बत की, एकता की बात कर रहा है। चलते हैं राजीव जी के पास, और जब तक नेशनल चैनल नहीं खुलता, अपने साथियों से कहिए 4 पीएम यूपी को, 4 पीएम के बाकी राज्यों के चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। चलते हैं राजीव के पास और शानदार बातचीत करने के लिए। राजीव भाई, शो शुरू करता हूं उससे पहले दर्शकों के मैसेज आने लगते हैं कि भाई चैनल का क्या सीन चल रहा है, आप नेशनल चैनल आपका कब खुल रहा है। और मैं हैरान हूं पूरी दुनिया से, जिस तरह के मेल संदेश भारत के लोगों के आ रहे हैं। दुनिया में तो देखा जा रहा है, बाकी मुल्कों में मोदी जी ने कहा कि भैया मेरे बारे में सुनना है तो दुबई में जाओ, लंदन में जाओ, अमेरिका में जाओ, भारत में तो नहीं सुनने दूंगा। तो हमारे मोदी जी को प्यार आ गया था हम पे, इसलिए नेशनल चैनल बंद है। तो दर्शक चाहते हैं कि मैं जानकारी देता रहूं। तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मेरे केस की सुनवाई है, और दुआ करिएगा आप सब लोग कि नेशनल चैनल जो है, चूंकि मेरा मानना है कि बिल्कुल गलत तरीके से बंद किया गया। एक लेटर भारत सरकार लिखती है यूट्यूब को कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है 4 पीएम। मैंने माथा पकड़ के बैठ गया मैं तो भैया कि मैंने ऐसी कौन सी बातें कह दी। मुझसे ज्यादा देशभक्ति का इम्तिहान कौन दे सकता है। तो मैंने तो कहा कि खून में निकाल के देख लो कि तो मोदी जी और शाह के मिला के खून में जितनी देशभक्ति होगी, उससे 10 ग्राम ज्यादा मेरे खून में निकलेगी, इससे कम तो निकलेगी नहीं। लेकिन भाई लोग हैं, सरकार लोग हैं, एक्चुअली बंद नहीं कर पा रहे थे कि संजय शर्मा की जवान बंद हो जाए। उत्तर प्रदेश से बड़े प्रयोग हो गए, सारी जांचें हो गई, हमले हो गए, STF और EOW, इनकम टैक्स, ED को चिट्ठी। तो एक बंदा काबू में नहीं आ रहा, तो फिर ये पहुंचे भैया चैनल ही बंद करा दो। तो खैर कल सुनवाई है, सबकी दुआ चाहिए होगी मेरे को। देखते हैं कि क्या फैसला होता है। देश भर के यूट्यूबर्स की निगाहें हैं 4 पीएम पर। और मैं तो कहूंगा कि एक मजे की बात तो ये है कि सच में राजीव भाई, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। 20-25 करोड़ खर्च करता ना, तो इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली। हर राज्य में, दक्षिण के राज्यों में भी 4 पीएम, विदेशों में 4 पीएम। लोग देखना चाह रहे हैं कि यार ऐसा कौन सा चैनल है जो सरकार ने इतनी बुरी तरह से मतलब घबरा के बंद किया, और वो भी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर है। मुझे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे बंद करना था तो पहले मुझे बंद करते, NSA लगाते, टाटा लगाते और बाकी सब योजनाएं होती, लेकिन लगाते कैसे। इतना इतना कतरा भी मेरे जवान से, मेरी टीम के जवान से देश के खिलाफ निकल नहीं सकता, क्योंकि मैं देश की माटी को अपने जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ, मेरी पूरी टीम समझती है। तो देखना होगा कि हम पूछेंगे भैया कौन सा वीडियो ऐसा था जो आपने देख लिया, चैनल बंद कर दिया। हमारा जवाब सवाल यही होगा सरकार से भी कि बता दो भैया। और इतने चैनल पे अगर आपको एक वीडियो खराब लगा तो पहले हमको तो मेल करते, हमको बताते। अगर हम ना हटाते तो यूट्यूब के पास जाते। ये तो वही हो गया कि पड़ोस के लड़के ने थप्पड़ मारा, रोते रोते मास्टर जी के पास पहुंच गए, देखो उसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा। हमसे तो बात कर लेते, हमें मोदी जी में कौन सी समस्या, हम बात कर लेते। लेकिन खैर ये उनकी मर्जी थी, और बाकी ईश्वर जाने कल क्या होगा। ये थी जानकारी, चूंकि दर्शकों को बताना था। दर्शक बड़े उत्सुक रहते हैं, इंतजार करते हैं, और
मेरा तो सौभाग्य था, इस बीच में मुझे कपिल सिब्बल जी से मिलना हुआ और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहता हूँ। मतलब मेरे को राजीव भाई रोंगटे खड़े हो गए। मतलब कपिल सिब्बल जैसा आदमी, देश का इतना शानदार आदमी, जो देश के बुनियादी मुद्दों पे देश के आम आदमी के लिए इतनी लड़ाई लड़ता रहा है, वो मेरा मेरा इंटरव्यू करेंगे। मुझे तो यकीन नहीं हुआ, मैंने नोच के देखा कि मैं सपना वपना तो नहीं देख रहा हूँ, कि कपिल सिब्बल जी ने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। 4 PM यूपी पे आप और हमारे बाकी राज्यों के चैनल पर देख सकते हैं। नेशनल अभी बंद है, अगर कल खुल गया तो फिर नेशनल चैनल पे भी कपिल सिब्बल जी का ये इंटरव्यू देखेंगे। बहुत अच्छी सवाल पूछे कपिल जी ने और फिर मैंने उनको जवाब दिया। अब आते हैं राजीव जी आज के विषय पर। सरकार ने एडवाइजरी जारी करी कि भैया सेना की कोई गतिविधि आप मत बताइए। एडवाइजरी जारी नहीं करते, घोषणा कर देते, तब भी हम जैसे चैनल कभी नहीं बताते कि पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने घुस के हमारे लोगों को मारा। उन आतंकियों को, उनके आकाओं को भारत को ऐसा दंड देना चाहिए कि उनकी 7 पीढ़ियां याद करें कि भारत के किसी आदमी पर हथियार उठाने का मतलब क्या होता है, भारत के किसी आदमी की जान लेने का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान का हाथ है तो पाकिस्तान भी 7 पुश्तों तक याद रखे कि भारत से टकराने का नतीजा क्या होता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हम तो कुछ भी सेना के मूवमेंट नहीं बता रहे। देखिए गोदी मीडिया के चैनलों पे फुटेज चल रही है, जवान भागते जा रहे हैं और कैमरामैन, एंकर और एंकरनियां नोएडा के खड़े हुए हैं वहां पे कि ये देखिए जवान मोर्चा में। और राजीव भाई मुझे तो बड़ी हैरानी हुई, प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई, हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई, सेना के प्रमुख शामिल थे, रक्षा मंत्री शामिल थे, उसका वीडियो बना, वायुसेना अध्यक्ष कुछ लिख रहे थे और भक्तों ने कहा देखो कितना तनाव है। ये जो वायुसेना अध्यक्ष नोट कर रहे हैं ना, ये महाकाल की रात है। जो प्रधानमंत्री के कहने पे नोट किया, कल पाकिस्तान साफ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को सबक मिलेगा। लेकिन हमें समझ में ये नहीं आया कि उसमें लिखा गया, सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सेना को सारी ताकत दे दी, कहा फैसला आप करो, दिन आपका, हमला आपका। राजीव भाई मुझे अगर पड़ोसी के घर से लड़ना होगा तो मैं पड़ोसी को फोन करके कहूंगा कि मैं लड़ने आ रहा हूँ, तो ये 4 राजीव भाई और मेरे सलीमान भाई मेरे साथ आ रहे हैं। ये तो बड़ी गुप्त रखी जाती है। प्रधानमंत्री ने मीटिंग करी, ये बात बाहर आनी नहीं चाहिए। और इन मीडिया वालों को, इन गोदी मीडिया वालों को किसने बता दिया कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि फौजों के लिए टाइम दे दिया क्या? ये एडवाइजरी कहाँ चली गई? जो सेना के लाइन ऑफ बॉर्डर पर जाके वो जो फुटेज दिखा रहे हैं, वो एडवाइजरी कहाँ चली गई? रोज शाम को मैं देख रहा हूं कि सेना के बड़े बड़े जहाज गोदी मीडिया के चैनलों पर दिखाई देते हैं कि चैनल जहाज उतर रहा है, टैंक से गोले चल रहे हैं। ऐसा लगता है युद्ध अभी वहां नहीं हुआ, यहाँ युद्ध हो जा रहा है। और इन युद्धों के चक्कर में भारत का शेयर बाजार और डूबा जा रहा है। अरे भैया जब डूबना है, जिस दिन युद्ध हो जाए उसी दिन डूब जाते हैं। इस शेयर बाजार की ऐसी तैसी वैसी भारत का व्यापार ठप पड़ा है और सारी ऐसी तैसी युद्धों के चक्कर में कर दी। मेरा हो गया भाषण लंबा। राजीव जी बात आपसे करनी थी और मैं भाषण देने बैठ गया। अब आप बताओ कि इन मुद्दों पे आपका क्या कहना है? संजय जी देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे दर्शकों ने मुझे भी फोन किया है और सबका यही फोन करके मैसेज आ रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप इसी तरीके से बुलंद आवाज में जो है वो सरकार से सवाल पूछते रहिए। मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे असंख्य लोगों के मैसेज फेसबुक पे हो चाहे पर्सनल मैसेजेस हो। संजय जी, हमारे पीछे भारत की जनता खड़ी है और जल्दी 4 PM नेशनल वापस आएगा। मुझे जनता का जो समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से लोग बातें बोल रहे, पर्सनली कॉल करके मैसेज करके, ये बहुत ही ज्यादा भावुक करने वाली बात है। अब आते हैं आपके सवाल पे। देखिए ऐसा है, ये तो पहलगाम का बदला ऐसा लग रहा है कि नोएडा और मुंबई के जो स्टूडियोज है वहीं पे जो है बदला लिया जाए। ये वॉर रूम सिमुलेशन स्टूडियोज में हो रहे हैं, है ना, वॉर दिखाने का, कि जैसे आपने बोला टैंक आ रहे हैं, तोप आ रही है। मतलब ये आप एक चीज समझिए संजय जी, ये तो एक्ट ऑफ वॉर स्टूडियोज कर रहे हैं। भारत सरकार ने अभी तक एक्ट ऑफ वॉर या वॉर घोषित नहीं किया है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये तो उसके पहले ही स्टूडियो जो है ये वॉर कराने पे तुले। ये तो अपने आप में जो है एक बहुत ही बड़ा, मतलब कहा जाए, देश के खिलाफ एक गतिविधि है। 4 PM को दंडित नहीं किया जाना चाहिए बिना कोई कारण के।
दंड के जो असली भागीदार हैं वो ये चैनल है, जो ये नहीं समझ रहे कि भाई आप जिस देश के बारे में बता रहे हैं वो भी न्यूक्लियर वेपन रखता है। यदि वॉर करना इतना आसान होता तो ये वॉर तो बहुत पहले हो गया रहता। अभी 2 हफ्ते हो गए इस चीज को हुए। क्यों नहीं किया जा रहा? क्या पॉलिसी मेकर सोच रहे हैं, क्या गवर्नमेंट सोच रही है? इनको ये चीज सोचने की जरूरत है कि किन कारणों से जो है हमको मतलब ये वॉर करने में परेशानी आ रही। देखिए संजय जी, पुलवामा से लेके पहलगाम तक भारत ने एक बहुत लंबी यात्रा तय की है, 5 साल 6 साल। मुझे याद है जब पुलवामा हुआ था तो एक के बाद एक सारे देशों के जो है राजनीतिक समर्थन जो है भारत सरकार को मिले थे। यहां तक कि सऊदी अरबिया ने भी जो है वो स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को कह दिया था कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज बंद करो। परंतु अभी मुझे बताइए, अभी कितने राष्ट्र सामने आए? क्यों नहीं आए? कारण यह है कि भाई अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब तक इन्वेस्टिगेशन करके सबूत हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने नहीं रखेंगे तब तक जो है हमको एक इंटरनेशनल समर्थन नहीं मिलेगा। परंतु उसके पहले यदि स्टूडियो रोज वॉर कराने लग जाएं, ये सोचे बिना कि भाई पाकिस्तान में भी 25 करोड़ लोग रहते हैं, यहां अगर 140 करोड़ रहते हैं, ये मानवता के खिलाफ जो है आप जा रहे हो। 5, 10, 15, 20, 2000, 5000 टेररिस्ट लोगों ने ये एक्टिविटी की है तो पाकिस्तान में ढूंढ ढूंढ के उनको मारो। पर आप 25 करोड़ आबादी वाले देश को बोलोगे कि न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देंगे, एनिहिलेट कर देंगे। यानी आपके मन में मानव एक इंसान के जीवन की जो वैल्यू होती है वो है ही नहीं कुछ। चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो संजय जी, मेरे आपके जैसे ही लोग रह रहे हैं। ये कुछ ही दुष्ट तत्व हैं दोनों तरफ जो आपस में एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं, आपस में एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप इस बात को समझिए कि मतलब इस आपको याद होगा कि अमेरिका ने जब सद्दाम हुसैन के खिलाफ जब उनको हमला करना था, इराक इराक को खत्म करना था और सद्दाम हुसैन की सरकार को निस्त नाबूद करना था, तो वहां पे भी राष्ट्रपति ने अपनी कांग्रेस को, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट रहता है, ये मिला के कांग्रेस बनती है। तो कांग्रेस के सामने उन्होंने भले गलत सबूत थे, झूठे सबूत थे, पर उन्होंने सबूत रख के सदन से इजाजत मांगी, कांग्रेस से इजाजत मांगी और उसके बाद उन्होंने वॉर किया। यहाँ तो सबूत की अपेक्षा ना केवल इंटरनेशनल कम्युनिटी कर रही है बल्कि हम सभी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये वॉर जो है बहुत बड़ी चीज होती है, इसके पीछे अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होती है। आप बिना कुछ दिखाए हुए से वॉर 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 चलाने लगोगे, इसका अर्थ है कि आप पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हो वॉर के नाम पे। वॉर वॉर तो कुछ होने नहीं वाली है, आप पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हो। 40 सैनिक हमारे शहीद हो गए थे, 40 सैनिक पुलवामा में। उसके बाद क्या वॉर हुआ? छोटा सा एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ बालाकोट में और बात वहीं खत्म होगी। इस बार जो है, इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक होगा जहां पे टेररिस्ट के कैंप है, उनको उनके ऊपर अटैक किया जाएगा और उसको खत्म किया जाएगा। पर स्टूडियो ऐसा, ये नोएडा के स्टूडियो एक ऐसा इमेज बना रहे हैं कि भाई पूरा 25 करोड़ आबादी वाला पाकिस्तान हमारा दुश्मन। क्या ये वाकई में सही है कि 25 करोड़ आबादी? और आप जब ये कह रहे हो कि कश्मीर हमारा, कश्मीरी हमारी, कश्मीरियत हमारी, तो फिर ऐसा होने पे आप क्यों भारत भर में कश्मीर के लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है? ये तो नहीं होना चाहिए ना। हमें तो अमन की बात करनी चाहिए, हमें तो भाईचारे की बात करनी चाहिए। ये समय है जब हम सब ने एक साथ मिलके ये जो घृणित कार्य हुआ है इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और 4 पीएम जो बंद हुआ है संजय जी, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि 4 पीएम और संजय शर्मा अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की बात करते हैं। जब पुलवामा हुआ तब हमने देखा कोई जवाबदेही नहीं आई, जब मणिपुर हुआ तो हमने देखा कोई जवाबदेही नहीं आई, अब पहलगाम हुआ संजय शर्मा या 4 पीएम सवाल पूछता, उसके पहले उनके मुंह पे जो है ताला जड़ने का एक प्रयास किया गया, क्योंकि ये सरकार अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही में विश्वास ही नहीं करती। प्रजातंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है? राजतंत्र में जो राजा बोल दे, राजा का शब्द ही जो है वो अंतिम कानून है। प्रजातंत्र में तंत्र जो है वो प्रजा के प्रति जवाबदेह है, अकाउंटेबल है। पर हमें ये अकाउंटेबिलिटी कहीं भी नजर आई पिछले 11 साल से? कहीं पे भी डिमोनेटाइजेशन हो गया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, किसी के ऊपर में जवाबदेही नहीं, किसी का रेजिग्नेशन नहीं हो रहा। पुलवामा हो गया, किसी का रेजिग्नेशन नहीं हुआ, किसी का अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई।
आप मणिपुर हो गया, इतना बड़ा अभी भी चल रहा है, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसी की जवाबदेही। और अब पहलगाम हो गया, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसी की जवाबदेही। तो क्या हम किस तरीके के एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? क्या ये सरकार जवाबदेह नहीं है आपके मेरे प्रति, इस देश की प्रजा के प्रति? क्या ये सरकार इस संसद के प्रति, विपक्ष के प्रति जवाबदेह नहीं है? ये क्यों नहीं है? क्यों अपनी जवाबदेही से दूर भाग रही है? 300 किलोमीटर दूर चाइना के अंदर घुस के क्या कोई 26 चाइनीज को मार सकता है? नहीं मार सकता है। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, फोर्सेस स्ट्रांग है। यदि भारत के अंदर में घुस के 300 350 किलोमीटर दूर अंदर घुस के मारा गया है, भारत के लोगों को मारा गया है, तो इसके प्रति कोई ना कोई तो जवाबदेह है। वो लचर व्यवस्था को कब आप सजा दोगे? कौन है जो इसके पीछे जो है वो अपना राजीनामा देगा, जो जवाबदेही लेगा, अकाउंटेबिलिटी लेगा? ये मैं ये जानना चाहता हूं, ये समझना चाहता हूं। संजय जी, आज नहीं तो कल अकाउंटेबिलिटी तो तय होगी, और जब अकाउंटेबिलिटी तय होगी तो सिरे से सारे एक्ट्स के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी तय होगी। जी संजय। बिल्कुल ठीक है राजीव भाई। और बड़ी हैरानी वाली बात ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र आया है आज कि इंटेलिजेंस को पता था कि वंदे भारत का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री वहां जाने वाले हैं और अटैक प्रधानमंत्री के उस दौर में होने वाला है। प्रधानमंत्री का दौरा कैंसिल हो गया। लेकिन बड़ी गंभीर बात है कि जब ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि प्रधानमंत्री के वंदे भारत के ट्रेन के उद्घाटन के समय हमला होने वाला है, तो पूरी कश्मीर घाटी में अलर्ट किया जाता। क्योंकि जाहिर है कि अगर आतंकियों को लगता कि प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं तो वो चिढ़ते, नाराज होते, कहीं और बड़ा हमला करते। सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता होनी चाहिए थी। और जब पता चल गया है कि प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने वाला था, तो और राष्ट्र की जिम्मेदारी है 4 गुना ताकत से उन आतंकियों के जड़ों में जाके ऐसा मट्ठा डालें कि ये भारत के 140 करोड़ आबादी वाले प्रधानमंत्री की तरफ आंख उठाने का मतलब क्या होता है। भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत क्या है, ये उन आतंकियों को बताने का समय आ गया है। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री मायने रखता है, उसकी तरफ आंख कोई उठाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल फिर ये है कि अगर प्रधानमंत्री को रोक दिया गया तो जिस घाटी में पर्यटक घूम रहे थे वहां सुरक्षा हटा दी गई थी, वहां सीआरपीएफ नहीं थी। वहां एक एक कोने पे, एक एक पॉइंट पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, मनोज सिन्हा की जिम्मेदारी थी। मनोज सिन्हा का मन लग रहा है आजकल की योगी आदित्यनाथ हट जाएं और हम यूपी के सीएम बन जाएं। उनका उनका दिल दिमाग आत्मा सब यूपी वट का रहता है भाई का। तो या तो वो कुछ अपने गाजीपुर बलिया वाले भाई लोगों को गेस्ट हाउस में रखवाओ, उनको ठेके दिलवाओ। क्योंकि मेरे को पता चला है कि जम्मू कश्मीर में गवर्नर साहब ने जितना, उपराज्यपाल महोदय ने जितना भ्रष्टाचार किया उसने इतिहास बना दिया है। नए नए कारनामे सामने आए हैं। तो जवाबदेही तो उनकी भी तय होनी चाहिए। भैया आपके पास सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, आपका मन यूपी में लग रहा है, यूपी के गवर्नर से मिल लो, यूपी के डिप्टी सीएम से मिल लो। ये एक बड़ी बात है कि हमारी कहीं चूक ढीली हुई। और 4PM की गलती क्या थी? 4PM की गलती ये थी कि हमने ये लगातार पहले दिन से कहा कि पाकिस्तान और आईएसआई चाहता है कि भारत में हिंदू मुसलमान का फसाद खड़ा हो। हमने लगातार कहा कि एक एक आदमी की ये ड्यूटी है, एक एक आदमी का ये कर्तव्य है, देश हित के लिए ये कर्तव्य है कि ये वो दौर है कि जब आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक हैं, इस देश में एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। ये मैसेज पूरी दुनिया को भेजो। हम भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ इकाई की तरह जहरीले नहीं हो सकते जो ये कह रहा है कि धर्म पूछ के मारा गया, जाति पूछ के नहीं। ये जो जहर प्रोफेसर निशिकांत दुबे वाले जहर कि मैं कलमा पढ़ना सीख जाऊं, ये मौका था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ये आग लगाने वाला मौका था। अब बताइए देशद्रोही कौन थे? ये जो आग लगा रहे हैं कि मैं कलमा पढ़ना सीख जाऊं तो मैं बचूंगा, या ये जो भाजपा की छत्तीसगढ़ की इकाई कह रही है धर्म पूछ के मारा गया, जाति, ये देशद्रोही है? या हम देशद्रोही जो ये कह रहे हैं कि ये मौका है कि भारत का एक एक व्यक्ति संगठित हो जाए, हिंदू हो या मुसलमान, देश के लिए एक हो जाए। और कितनी अच्छी बात है राजीव भाई, इस अपील का, मेरे जैसे हजारों लोगों की इस अपील का असर हुआ। पहलगांव में श्रीनगर के मुसलमानों ने कितना जुलूस निकाला। पहली बार आतंकवाद के खिलाफ पूरा कश्मीर उठ खड़ा हुआ कि हमें यह आतंक नहीं चाहिए, हमें कश्मीर में सुकून चाहिए। पूरे देश में जुमे के दिन मुसलमानों ने काली पट्टी, आतंकवाद के खिलाफ काली पट्टी पहनी और कहा कि हमें देश में, मुल्क में, भारत हमारा मुल्क है, हमें आतंकवाद नहीं चाहिए। ये खूबसूरत तस्वीर थी। हम इसको दुनिया के सामने पेश कर सकते थे कि आतंकियों, तुमने धर्म पूछ के इसलिए मारा कि भारत में फसाद पैदा हो, लेकिन ये हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान है
जो फसाद पैदा नहीं करता बल्कि डंके की चोट पे कहता है कि हिंदू मुसलमान एक हैं, एक जगह के हैं, और हमारे यहाँ सूरज की रोशनी जितना हिंदू के घर में जाती है तो मुसलमान के घर में भी जाती है। इससे खूबसूरत संदेश क्या हो सकता था, बजाय इसके कि सत्ता जो है वो जहर उगल रही है। क्यों उगल रही थी सत्ता जहर, क्या खेल खेलना चाहती थी सत्ता? राजीव जी, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको ना कुछ इनके बेसिक काम करने के मोदी सरकार की चीजों पे ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप 2014 से देखिए, ये सरकार जो है, ये स्कीज़म यानी हिंदी में बोलेंगे मतभेद, मतभेद करके जो है समाज के अंदर में मतभेद पैदा करके शासन करने में या अपने तंत्र को मजबूत करने में विश्वास करते। 2016 में इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया और इन्होंने ये बोला कि अमीरों के प्रति जो है ये एक तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक था, अमीर लोगों के प्रति। तो ये अमीर और गरीब, इसके पीछे में एक मतभेद खड़ा किया बिना कोई लॉजिक, बिना कोई रीजनिंग के। और उसका असर ये हुआ कि अच्छी खासी चलती हुई जो अखिलेश यादव की सरकार थी, जिन्होंने बहुत ज्यादा विकास के काम किए थे, वो सरकार हारी और योगी आदित्यनाथ की जहरीली सरकार आई, जो पूरी के पूरी तरीके से मनभेद, मतलब हिंदू और मुसलमानों के बीच में खड़ा करने में बुलडोजर सरकार का पदार्पण जो है, इसके बीच डिमोनेटाइजेशन ने मतभेद खड़ा कर। फिर उसके बाद में आप आइए देखिए, ये हिंदू और मुसलमान के बीच में मतभेद खड़ा करने के इन्होंने अनेकों प्रयास किए। हाल फिलहाल में नागपुर उसका एक एग्जाम्पल है। नागपुर के मुसलमानों ने रिस्ट्रेन रखा तो ये दंगे में नहीं कन्वर्ट हुआ। परंतु सवाल ये उठता है कि भारत के अलग अलग प्रदेशों में हम अभी भी देख रहे हैं कि ये मतभेद खड़ा कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे। वो भी जब नहीं चल रहा है तो इन्होंने एक स्टेट के, कश्मीर के लोगों को अब टारगेट करना चालू किया है, ऑल इंडिया वर्सेस कश्मीर के स्टेट, और उसके बीच में मतभेद खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले इन्होंने जो है वो डिलिमिटेशन के नाम पे नॉर्थ और साउथ के स्टेट्स के बीच में मतभेद खड़ा करना कोशिश किया। जीएसटी के रेवेन्यू के बंटवारे पे इन्होंने मतभेद खड़ा करना शुरू किया। तो ये सरकार जो है, इसकी बुनियादी है कि मतभेदों पे खड़ी हुई है। ये दो लोगों के बीच में मतभेद कराएगी, दो समूहों में मतभेद कराएगी, दो राज्यों के बीच में मतभेद कराएगी, और उससे अपनी शक्ति जो है ये लेती है, दो को लड़वा के अपनी शक्ति। जैसे रामायण में बाली नहीं था कि बाली से लड़ने के लिए कोई भी आया तो उसकी सामने वाले की पूरी शक्ति बाली में आ जाती थी। वैसा ही कुछ नरेंद्र मोदी का चरित्र है कि इनको जो है कुछ लोगों को लड़ा के उन सभी की शक्ति ये ग्राइंड कर लेते। तो ये जो है ये मॉडर्न बाली का जमाना है। ये जो आप खेल पूछ रहे हो, खेल यही है कि कैसे भी मतभेद खड़ा करो और मतभेद खड़ा करके अपने इमेज को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को जो है मतलब अपने इमेज में उर्वरक डालो, उसको उर्वरा करो, उसको और ज्यादा स्ट्रांग करो। यही इनका शुरू से लेके अंत तक जो है मैं देख रहा हूं तंत्र का जो है एक काम करने का तरीका नजर आ रहा है। इन्होंने बड़े कॉर्पोरेट्स और छोटे कॉर्पोरेट्स के बीच में जीएसटी के माध्यम से मतभेद खड़ा किया। आज ये हुआ कि भैया छोटे कॉर्पोरेट्स पूरे गायब हो गए और बड़े कॉर्पोरेट्स में कॉन्ग्लोमरेट्स बन गए, 8 10 15 20 ही बड़े घराने रह गए। तो ये मतभेद करने का जो इनका सिद्धांत है, मैं चाहूंगा कि आगे चल के पॉलिटिकल साइंटिस्ट, समाजशास्त्री जो इंडिया के हैं, वो इस कॉन्सेप्ट पे सोचे, क्योंकि मुझे कोई बड़े आर्टिकल्स इस पे नजर नहीं आए कि हाउ दे आर यूजिंग स्कीइज्म एज ए टूल टू इनहांस देयर ओन इमेज। उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज, संजय जी आप एक बात बताइए, पुलवामा हुआ, राजनाथ सिंह के दौरान हुआ, राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अजीत डोभाल जी की उसमें इंटेलिजेंस फेलियर नजर आती, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मणिपुर रातों रात हो गया, अजीत डोभाल जी को पता नहीं चला, अमित शाह जी को पता नहीं चला, भयानक वहां पे भी इंटेलिजेंस फेलियर। उसके बाद में भी पहलगाम हो गया, पूरी तरीके से जो है इंटेलिजेंस फेलियर हमको नजर आ रहा है कि भाई वहां पे भी 300 किलोमीटर दूर अंदर घुस के आतंकवादी आ रहे हैं और मार रहे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब राजनाथ सिंह, अमित शाह और अजीत डोभाल, ये तिगड़ी जो है, ये तिगड़ी के हम कंसिस्टेंटली फेलियर्स देख रहे हैं। रक्षा मंत्रालय का भी फेलियर है। अगर जो टेररिस्ट इतनी आर्मी होने के बावजूद भी कश्मीर के अंदर घुस गए, तो रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा, मिलिट्री इंटेलिजेंस क्या कर रहा? मेरा तो ये सवाल बनता है, मतलब मैं ये समझता हूं कि भाई इनसे मोहन जी भागवत यदि अभी इस्तीफा ना मांगे तो कब मांगेंगे? आरएसएस कब अपनी ताकत दिखाए?
और आरएसएस ताकत दिखाने गया, मोदी जी से मिलने गए, तो उसके बाद इन्होंने आरएसएस के ऊपर में बॉम्ब डाल दिया जातिगत जनगणना करके, जो जिसका सैद्धांतिक रूप से हमेशा ही जो है आरएसएस ने विरोध किया। ये समझ में आ रहा है, ये दबी जबान में सभी लोग बात कर रहे हैं कि ये जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात जो नजर आ रही है इतने सालों से, कि अकाउंटेबिलिटी किसी के ऊपर भी फिक्स नहीं होती, चाहे वो अजीत डोभाल का इंटेलिजेंस फेलियर हो। अजीत डोभाल के इंटेलिजेंस फेलियर के कारण आज देखिए यूएसए में कितना बड़ा जो है वो एक इनके खिलाफ मुकदमा चलने लगा। दैट वाज अटर फेलियर ऑफ द मिशन। इनके फेलियर मिशंस की लिस्ट बनाएंगे तो वो एक टाइटैनिक से लंबी बन जाएगी, इतनी लंबी फेलियर्स की इनके मिशन फेलियर्स की लिस्ट है। तो जब अब अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स नहीं करोगे, और जब आरएसएस जैसे स्ट्रॉन्ग संगठन इनसे अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, तो ये उसको भी उसके ऊपर में बॉम्ब डाल दे रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि ये सरकार जो है इसके एक्ट कितने ज्यादा, मतलब सत्ता से चिपक के रहने के लिए, कुर्सी से चिपक के रहने के लिए कितने ज्यादा स्ट्रांगली ये सत्ता के कितने लालची है, ये भूखे नंगे है सत्ता के लिए, और ये उससे चिपक के बैठे रहना चाहते। तो ये पूरा का पूरा जो खेल है वो ये है कि किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहो और मतभेद पैदा करते रहो। कोई भी आदमी हमारे खिलाफ खड़े ना हो, इसलिए मतभेद पैदा करो। ये सरकार इवेंट टू इवेंट जीवित रहती है, इनके पास में कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। ये एक इवेंट कराती है, फिर देखती है कि उसका क्या असर हो रहा है, फिर दूसरा इवेंट कराएगी, फिर देखिए कि उसका क्या असर हो रहा है। पहलगाम हुआ, पहलगाम से जब देखा कि हमारे अगेंस्ट में वेव आ रही है, तो जातिगत जनगणना होगी। तो इस तरीके से इवेंट पहलगाम के पहले जो है आप देख ही रहे थे कि किस तरीके से जो है वक्फ बोर्ड के ऊपर में इस देश में चर्चा चल रही थी। तो ये इवेंट टू इवेंट जीने वाली सरकार है। इस सरकार से बहुत ज्यादा दूरदर्शिता की आप अपेक्षा नहीं कर सकते हो। इस सरकार से आप एक ही चीज की अपेक्षा कर सकते हो कि ये मतभेद पैदा करेगी। ये सरकार कभी भी अकाउंटेबल नहीं रहेगी और किसी के भी प्रति जवाबदेह नहीं रहेगी। इनके अंदर से प्रजा का डर खत्म हो गया, और प्रजा का डर कब खत्म होता है, जब उनको समझ में आ जाए कि प्रजा के पास में कोई ताकत ही नहीं है। प्रजा के पास क्या ताकत है? अपने वोट डालने की ताकत है। तो यदि आपने अपने वोट डालने की इनकी ताकत पे ही कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया, तो फिर आप काहे का, कौन सी प्रजा को आपको देखना है? किसी प्रजा की आपको चिंता नहीं है। तो यही हो रहा है देश में। जी संजय। बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी सवाल, जब युद्ध हो रहा होता है तो भारत का बाजार डगमगाता है, किसी भी मुल्क का बाजार डगमगा जाता है, लेकिन अभी युद्ध हो नहीं रहा है। युद्ध की तैयारी हो सकती हैं, युद्ध की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन ये जो गोदी मीडिया के चैनल दिन भर युद्ध युद्ध के फोटो दिखाते रहते हैं, मुझे लगता है कि भारत का शेयर बाजार इससे डरता है, प्रभावित होता है। क्या वजह है, यही वजह है कि मार्केट नीचे हो रहा है? और अगर इसी तरह ये गोदी मीडिया करती रही तो क्या शेयर बाजार पर इसका बहुत गंभीर असर पड़ सकता है? देखिए, शेयर बाजार पे तो जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि युद्ध की सबसे पहली जो कैजुअलिटी होती है वो होती है करेंसी। ठीक है, हमारी करेंसी तो बिना युद्ध के ही जो है एकदम मतलब क्या बोला जाए, उसके अंदर संजीवनी बूटी फूकने की जरूरत है। वो बहुत ही बुरी स्थिति में देश की करेंसी है। तो युद्ध होगा, आप एक चीज समझिए संजय जी, 88% 87% ऑयल जो है हम इंपोर्ट कर, ठीक है, और बिना ऑयल के कोई भी देश की इकोनॉमी चल नहीं सकती। कोई भी देश की, भारत ही नहीं, कोई भी देश की, पूरे दुनिया की इकोनॉमी ऑयल के ऊपर में जो है वो डिपेंडेंट है। तो जब 87% हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और उसमें से भी 50% से ज्यादा ऑयल जो है हम ये खाड़ी मुल्क के देशों से लेते हैं, जो पाकिस्तान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। तो यदि भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ, तो आपको लगता है कि देश को जो है वाजिब दामों पे ऑयल मिलेगा? हो सकता है ऑयल पे एम्बार्गो लग जाए, हो सकता है खाड़ी देश ऑयल ही ना दे। जैसे 1973 के वॉर के बाद में, मैं थोड़े से इतिहास में ले जाना चाहूंगा ताकि लोगों को समझ में आए। जब 1973 में अरब इजराइल वॉर हुआ था, युम किपुर वॉर, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1973 में, हाँ, एक साल में ही ऑयल के प्राइसेस 4 गुना बढ़ गए। 4 गुना इसलिए बढ़े थे क्योंकि जितनी भी गल्फ कंट्रीज थी, उन्होंने बोला था कि हम अमेरिका को ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे। ऑयल सप्लाई हम नहीं करेंगे अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल का पक्ष किया। तो आप सोचिए, 4 गुना, यानी आज अगर 100 रुपए लीटर आप पेट्रोल भरा रहे, कल 400 रुपए लीटर यदि भारत को मिले, या शायद वो भी ना मिले, तो क्या इस देश के लोग जो आज इतने
जोश के साथ बोल रहे हैं कि युद्ध करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। क्या युद्ध करने के लिए तैयार रहेंगे? देश की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगा जाएगी। लोग युद्ध तो चाहते हैं पर वॉर इकोनॉमी इनको समझ में नहीं आता। जब वॉर होगा, वॉर की स्थिति पैदा होगी तो दोनों तरफ से जो है मुल्कों के अपने संगठन बनेंगे, सहयोग देखेंगे। और यदि गल्फ नेशंस ने, चाइना ने मिलके यदि भारत के समुद्री, पहले तो ऑयल नहीं सप्लाई किया और चारों तरफ से यदि समुद्र से आने वाले जो रास्ते हैं उस पे अपने युद्धपोत लगा दिए तो हमारी बहुत एनर्जी खर्च होगी इन सब चीजों में। तो वॉर कोई इतना आसान चीज नहीं है। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर स्टेट भी नहीं रहता, न्यूक्लियर स्टेट भी नहीं रहता, तो भी वॉर करना इतना इजी नहीं रहता। एक अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ, वर्ल्ड की सुपर पावर, अफगानिस्तान और इराक को खत्म करते करते अमेरिका अंदर से खोखला हो गया। अमेरिका जो सुपर पावर है, जिसकी इकोनॉमी 28 ट्रिलियन डॉलर की है, हमारी 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर की, हमसे 6 से 7 गुना बड़ा राष्ट्र है। तो वॉर करना इतना आसान नहीं है आज की स्थिति में, जब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है कनेक्टेड है, ग्लोबलाइज्ड है। जहां तक स्टॉक मार्केट की बात है, स्टॉक मार्केट तो बहुत छोटा सा पार्ट है पूरी इकोनॉमी का, ठीक है। तो वॉर होगी तो जाहिर सी बात है कि पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट पे और इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट आएगा। लोग कारगिल वॉर की बात करते कि कारगिल वॉर के टाइम में जो है स्टॉक मार्केट जो है 40%, 45% बढ़ गया था। अरे भैया, कारगिल वॉर कब हुआ था? कारगिल वॉर उस टाइम हुआ था जब .com जो है वो 98-99 में पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट में आग लगी थी। वो पूरा वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट भग रहा था, वो 100% भगे तो हम 40% भगे। तो ये कोई इस कारण से नहीं इंडिया का मार्केट भगा था कि वॉर हो गया था। तो वॉर कोई स्टॉक मार्केट को भगाने का माध्यम नहीं है। मैंने इस पे एक एपिसोड बनाया मेरे चैनल पे, करंट अनप्लग बाय राजीव। उसमें डिटेल में बताया कि सेक्टर बाय सेक्टर जो है किस तरीके से वॉर जो है इम्पैक्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट पे इसका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया मैसिव लेवल में ऑयल इंपोर्ट करता है। दूसरा, चाइना जो है वो खुल के पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। इंडिया $100 बिलियन से भी ज्यादा का उसका ट्रेड है, 115-125 बिलियन डॉलर के आसपास में ट्रेड है चाइना के साथ, यानी 8 से 10 लाख करोड़ के आसपास का। तो वॉर के बहुत ही ज्यादा दुष्परिणाम, नेगेटिव इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टॉक मार्केट दोनों पे पड़े। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, इतनी बातचीत करी, मजा आया, थैंक यू भाई। ये थे राजीव रंजन और मुझे यकीन है बातचीत पसंद आई होगी। मुश्किल का समय है, मुश्किल का दौर है देश के लिए, लेकिन भारत बहुत मजबूत है, हमेशा मजबूत रहेगा। आपको बातचीत कैसी लगी कमेंट करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।